वेलकम माय चैनल। आज हम पाठ 7 कक्षा 7 का समुद्री गतियों भूगोल विषय में पढ़ेंगे। पृथ्वी की लगभग 71% भाग पर जल है और 29% भाग स्थल है, इसलिए नीले रंग का दिखाई देता है। इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर 97% जो जल है वो समुद्र के अंदर पाया जाता है, जो नमक और अन्य लवणों से भरा हुआ है, जिसे हम पी भी नहीं सकते। बाकी पीने योग्य जल जो है हमारा 3% है, जिसमें से 2% तो ग्लेशियरों के रूप में ही है। शेष जो जल है वो हमारे तालाबों और नदियों के अंदर पाया जाता है। अब जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पोखर, तालाब, गड्ढों में जो जल भरा होता है, हम उसको जरा भी छेड़ते हैं तो उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार महासागर में भी तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं। आंधी तूफान आते हैं और ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी उत्पन्न होती है, और हर एक की तीव्रता के अनुसार ही उनका नाम रखा गया है। चाहे वो तरंग हो, ज्वार भाटा हो, सागरीय धाराएं हो, सुनामी हो, जिसकी जितनी तीव्रता और ऊंचाई है उसके हिसाब से उन लहरों का नाम रखा गया है। हम सबसे पहले तरंगों के विषय में पढ़ेंगे। तरंगे समुद्र में कई कारणों से जन्म लेती हैं। जब समुद्र का पानी हिलता है और लहरें ऊपर नीचे होती हैं तो इन्हीं को हम तरंगे कहते हैं। और मौसम के अनुसार तरंगे तीव्र और उग्र हो जाती हैं। जब तरंगे तीव्र और उग्र हो जाती हैं तो इससे धन जन की भारी क्षति हो सकती है। इनसे बचने के लिए पहले से ही हम समाचार पत्रों, रेडियो, मोबाइल आदि के से लोगों को, आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क कर देते हैं, और जिससे लोगों के बीच में इसके बारे में संदेश पहुंच जाता है और उनकी जानें बच जाती हैं। ज्वार भाटा, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी में के अलावा जितने भी पिंड इस हमारे ब्रह्मांड में है, सब एक दूसरे को खींचते हैं। एक चुंबक की तरह एक दूसरे को खींचे हुए हैं। पृथ्वी चंद्रमा को खींच रही है, चंद्रमा पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी को सूर्य खींच रहा है, सूर्य को पृथ्वी खींच रही है। इस तरीके से एक हमने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही अपना संतुलन बनाया हुआ है। इसी के अंदर होता क्या है कि सूर्य बहुत दूर है, तो हालांकि उसका बल पृथ्वी को खींचने में ज्यादा सक्षम है, लेकिन दूर होने के कारण इतना नहीं प्रभाव पड़ पाता उसका, जितना कि चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? जल। जब खींचोगे तो जल बहुत हल्का है, और हल्का होने की वजह से तरल है, तो सबसे पहले जो ऊपर को उठेगा, जब चंद्रमा खींचेगा तो वो जल ही उठता है। इसी कारण ज्वार आता है, और जब वो जल वापस लौटने लगता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार होती है, एक पूर्णिमा को और एक अमावस्या को। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो सम्मिलित आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी को बहुत जोर से खींचते हैं। और उसके अंदर होता क्या है कि हमारी पूर्णमासी के दिन ज्वार जो है ऊपर आता है, इसे हम कहते हैं ज्वार, जब पानी जो है ऊपर की ओर खींचने लगता है। और इसके विपरीत जब वो ढीला कर देता है, जब नीचे को आने लगता है, तो उसे हम कहते हैं भाटा। ऐसे ही इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण यह निम्न या लघु ज्वार आता है। यह स्थिति प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की 7वीं और 8वीं की स्थिति को होती है। इसीलिए आप जानते हैं कि जब भी हमारे यहाँ कहते थे ना, आज पूर्णिमा है, आज ऐसा करते हैं, आज नहान होना चाहिए, असमस्या है, ये सब चीजें हमारे ग्रहों से जुड़ी हुई है। अब ज्वार भाटा के अगर हम लाभ देखें तो इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि बड़े बड़े बंदरगाहों पर हमारे जहाज खड़े रहते हैं। जब पानी ऊपर की ओर उठता है तो जहाज आसानी से समंदर में उतरने में सहायता मिलती है और वो प्रवेश कर जाते हैं। इसे हम ज्वारीय बोर भी कहते हैं। इससे जलयान जलनद मुख पत्तनों तक आ जाते हैं और आसानी से बाहर भी आ जाते हैं और अंदर भी चले जाते हैं। दोनों ही कार्य हमारे बड़े आसानी से हो जाता है। और जहां पर ज्वार जलनद पत्तन के पास होता है तो उसमें जैसे ज्यादातर आप देखेंगे तो गुजरात का कांडला और पश्चिमी बंगाल का कोलकाता ऐसा बंदरगाह है। इन्हें हम ज्वार नद पत्तन भी कहते हैं क्योंकि नदी के कुछ नजदीक में है। अच्छा, इसके अलावा हम देखें तो महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट्स। ओशियन करंट महासागरीय जल की गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा महासागरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहने वाले जल को महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है,
लेकिन कभी-कभी महासागरों का जल एक चौड़ी और धीमी गति से बहने को प्रवाह में आ जाता है या प्रवाह का रूप ले लेता है। इसी गति को 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है इसकी गति। इसकी 2 प्रकार की हैं, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। महासागरों की धाराओं की जो उत्पत्ति है वो घूर्णन, जल के तापमान और खारेपन में भिन्नताएँ होती हैं और इसको मैंने बताया भी आपको कि 2 प्रकार की हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। जो धाराएँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं, वे गर्म जलधाराएँ और उनका जल गर्म होता है, इसीलिए इन्हें गर्म जलधारा कहते हैं। इसी प्रकार जो जलधारा ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर को आती हैं, उन्हें हम ठंडी जलधारा कहते हैं और क्योंकि उनका जल जो है ठंडा होता है और तापमान कम होता है। अब इसी में हम अगली जो सबसे पहली जलधारा को पढ़ें तो है गल्फ स्ट्रीम। ये अटलांटिक सागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है। आगे चलकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर यह अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाती है और यूरोपीय महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पहुंच जाती है। इस गर्म धारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तर पश्चिमी तट सर्दियों में जमने नहीं पाता, जबकि उत्तर अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट बर्फ से जम जाता है। इसी कारण यूरोपीय महाद्वीपों में इसे सभी बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं, सिर्फ इसकी वजह से, यानी कि गल्फ स्ट्रीम धारा की वजह से। लिब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। यह अटलांटिक सागर से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलती है। यह कनाडा के लिब्राडोर पठार के पूर्वी तट पर किनारे से बहती है, अतः इसे लिब्राडोर जलधारा के नाम से जाना जाता है। लिब्राडोर की ठंडी जलधारा के साथ बड़े बड़े खंड या आइसबर्ग न्यूफाउंडलैंड तक आ जाते हैं और ये थोड़ी गर्म है, इसलिए लिब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। अगला है क्रोशिया जलधारा। जब उत्तरी विषुवतीय जलधारा फिलिस्पीन के पास से मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है तो क्रोशिया जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह एक गर्म जलधारा है। जापान तट के पास यह जलधारा पछुआ पवनों से प्रभावित होकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह जलधारा अटलांटिक महासागर के गल्फ स्ट्रीम जलधारा के समान है। यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंच जाती है। यहाँ इसे कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से जाना जाता है। क्राइल की जलधारा। यह जलधारा अटलांटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में ले जाती है। यह एक ठंडी जलधारा है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लिब्राडोर जलधारा से की जाती है। जब यह क्रोशिया की गर्म जलधारा में मिलती है तो यहाँ कोहरा पड़ता है और जलयानों के लिए बड़ा हानिकारक होता है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने से यहाँ समुद्री घासें भी मिलती हैं, जिनको मछलियाँ बड़े मजे से खाती हैं और बड़ी लाभदायक है मछलियों के लिए। इसी कारण इस क्षेत्र में मत्स्य उद्योग भी बहुत तेजी से विख्यात हुआ है, विश्व विख्यात है। अगली गति है सुनामी। महासागरीय जल की एक अन्य गति सुनामी है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें। समुद्र की तलीय क्षेत्रों में जब भूकंप आता है और भूकंप से जो लहरें उत्पन्न होती है उन्हें हम सुनामी कहते हैं, जिससे बहुत ही विनाश होता है। जैसा कि आपने सुना होगा 26 दिसंबर 2004 को भारत में बहुत ही अधिक नुकसान हुआ था। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के अंदर सुनामी आई थी, जिससे कि पूर्वी क्षेत्र के जितना ही भाग था तटीय क्षेत्र वो पूरे में तहस नहस हो गया था। इस पाठ में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।